तो ये कहानी है हमारे हीरो फेयंग की, जो कि एक सुप्रीम मार्शल एम्परर था, मगर अपनी ही दुनिया के रूल्स ने उसे जकड़ लिया। उसकी कल्टीवेशन एक जगह पे आकर रुक गई थी। ये रूल्स उसे आगे बढ़ने नहीं देते, मगर वो तो अपनी कल्टीवेशन को हेवंस के भी पार ले जाना चाहता था। तो उसने एक बड़ा ही भयानक प्लान बनाया, एक ऐसी साजिश जो उसकी हर एक कामयाबी और उसकी स्ट्रगल को जड़ से मिटा देगी। वो रीइंकार्नेट होकर दोबारा से अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना चाहता था, ताकि इस बार हेवन के रूल उसके रास्ते के कांटे ना बन जाए। इस कुर्बानी के बदले वो गॉडहुड को हासिल करना चाहता था। तो उसने रीइंकार्नेट होकर ली यूनशाओ की बॉडी में जन्म लिया, जो कि काफ़ी कमज़ोर है। सवाल तो ये है कि क्या इस बार वो अपने मकसद में कामयाब होगा, या एक बार फिर से हेवन के कानून उसके पाँव की बेड़ियां बनेंगे। तो चलिए इस इटर्नल एम्परर की जर्नी को विटनेस करें। तो कहानी की शुरुआत में हमें सेलेस्टियल पैलेस का सीन दिखाया गया, जो कि एक फ्लोटिंग माउंटेन पर एस्टैब्लिश था। और अब हमें इस पैलेस की मास्टर भी दिखाई जाती है, जिसका नाम था चीहोंग्यान। साथ ही उसी पैलेस के बाहर हम 10 मार्शल एम्परर्स को देख पाते हैं, जो कि एक बंदे का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक एम्परर कहने लगा कि वो तो यहाँ पर आ चुका है। अब इस खबर से वहाँ मौजूद हर एक बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया। दरअसल वहाँ पर द कॉन्करर एम्परर फे यांग पहुँच चुका था। आज तक जितने भी मार्शल एम्परर एकिस्ट हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी। वो कहने लगी कि मैंने इनके बारे में काफ़ी सारी तारीफ़ें सुनी हैं। मेरे मास्टर इन्हें पसंद करते, और अब ये सभी लोग फयांग के सामने पहुँच गए। होंगिया उससे कह रही थी कि मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। जिस पर फयांग कहने लगा कि मैंने वादा किया था, और मैंने हमेशा अपने वादों को पूरा किया। उतने में ही एक मार्शल एम्परर अपने वेपन को समन करते हुए कहने लगा कि फेयंग, वाकई तू काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। तुझे पता था कि यहाँ पर 10 मार्शल एम्परर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर फिर भी तू मुंह उठाकर मरने के लिए यहाँ चला आया। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपना वेपन लेके फेयंग की तरफ मार्च कर गया। वहीं पे फेयंग कह रहा था कि चल, अब बहुत हो गया, तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना कहते ही साथ ही वो अपने गोल्डन पाम को समन करते हुए उस बंदे पर स्ट्राइक हिट कर देता है। इस एक ही फटके में वो मार्शल एम्परर कई सारे पहाड़ों को चीरते हुए सीधे घुटनों पे आ चुका था। उसकी हालत देख बाकी के एम्परर्स भी थोड़े से पैनिक हो गए, मगर हंगन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो फयांग से कह रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, मगर आज मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ के रहूँगी। अगर तुम ये मुकाबला हार गए तो इसी अजुर पिक पर तुम्हें हेवनली कस्में खाकर मेरे साथ शादी करनी होगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत अंदाज़ा देना चाहती हूँ। दरअसल हमारा हीरो फेयंग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और हंगन उससे प्यार करती है, मगर फेयंग ने उसकी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया। सो ये काइंड ऑफ वन साइडेड लव का चक्कर था। अब कोई भी बंदा अपने दिल पे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, और यही रीज़न था कि फेयांग ने हंगन को अपनाने से मना किया, जिसके चलते होंगे उनकी मोहब्बत अब एक जुनून में बदल चुकी है। वो पूरी तरह से फयांग से ऑब्सेस थी, और इसलिए बंदी चाहती है कि आज फयांग इस मुकाबले में हार जाए। अगर वो हार गया तो उसे हंग्यांग के साथ शादी करनी पड़ेगी, और अगर वो जीत गया तो हंग्यान उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। फेयंग उसे कह रहा था कि मेरे खातिर तुम ये सारा तमाशा खड़ा क्यों कर रही हो, मगर हंग्यान ने ठान लिया था कि वो आसानी से तो गिव अप नहीं करने वाली। इसीलिए सभी मार्शल एम्पर्स ने फेयंग को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर इन लोगों ने सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। इन सभी मार्शल एम्परर्स ने अपनी पावर्स को चैनल करते हुए फाइनली एक बहुत ही पावरफुल मल्टीलेयर फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। हंग्यान भी फेयंग को बताने लगी कि ये मेरे सेलेस्टियल पैलेस का अल्टीमेट फॉर्मेशन है। इसके अंदर हजारों लाखों सितारों की पावर्स को ड्रॉ किया जाएगा। इसमें इतनी पावर है कि ये अर्थ एंड हेवन को एक फर्नेस में बदल सकता, और इससे इनंग को फर्श करते हुए एक स्वॉर्ड को बनाया गया। अब मैं इस फॉर्मेशन के साथ कंप्लीटली मर्ज हो चुकी हूँ। मेरा बस एक ही थॉट तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता, इसलिए अभी भी वक्त है। मेरे सामने अपना सिर झुका दो, वरना आगे चलकर ये मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। जिस पे फयांग कहता है कि सिर तुम्हें हेवन के सामने भी नहीं झुकाता। चलो देखते हैं तुम्हारा ये एंशिएंट फॉर्मेशन कितना ताकतवर है। मैंने सुना था कि तुमने आज तक कभी भी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज मैं भी इसकी पावर को विटनेस करना चाहता हूँ। क्या ये मेरी तलवार की धार के सामने टिक पाएगा? अब ये सुनते साथ ही हंग्या ने गुस्से में आकर उस फॉर्मेशन को अटैक करने के लिए प्रिपेयर किया। वहीं पर फेयंग कह रहा था कि आज चाहे तुम पूरे गैलेक्सी के सितारों की पावर को ही समन क्यों ना करो, उसे मैं अपनी एक ही स्ट्राइक में कट डाउन करूंगा। और अब फयांग ने भी अपने गोल्डन स्वॉर्ड को समन किया। उसने स्टार सेंडरिंग स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस हेवनली स्टार फॉर्मेशन को चीरना शुरू कर दिया था। उसकी माइटी तलवार ने एक के बाद एक करते हुए न जाने कितनी ही सारी लेयर्स को पियर्स कर दिया। अगर हंगन को काउंट किया जाए तो यहाँ पर टोटल 11 मार्शल एम्परर्स थे। तो इनकी पावर तबाह होने की वजह से उस एनर्जी ने सीधे जाकर वहां मौजूद बैरियर को स्लिट कर दिया।
और यही तो फेयंग का प्लान है। उसने जानबूझकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ताकि इन सभी एपरर्स की ताकत का यूज़ करके इस दुनिया पर लगे हुए बैरियर को ब्रेक किया जाए। दरअसल इस रेल के अपने कुछ रूल्स थे जिसके चलते फेयंग की कल्टीवेशन 9 हेवंस मार्शल एपरर रेलम पर जाके अटक गई। कई 100 सालों से उसका ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था, तो उसने खुद ही एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। उसने फेंगिया की फीलिंग्स का यूज़ करके सभी एपरर्स को उस पर अटैक करने के लिए उकसा दिया ताकि ये का बैरियर ब्रेक होके वो इस दुनिया से आज़ाद हो जाए, और उसका ये प्लान काम कर गया। वो कह रहा था कि अब मैं फाइनली रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। वेल, फेयंग ने यहाँ पर व्हील ऑफ रिवर्थ को एक्टिवेट कर लिया और अब इसके बाद वो ग्रेट एक्सपेंशन आर्ट का भी यूज़ करता है, जिससे फेयंग की बॉडी बर्न होकर उसका फिजिकल एक्सटेंट मिट चुका था। ये देखकर ही हंग्यांगन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उतने में ही फेयंग की सोल उससे कहने लगी कि जो मुझे समझता है वो मेरे गमों को भी समझ सकता, और जो कभी मुझे ही समझ नहीं पाया उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे दिल में चल क्या रहा था। खैर, फयांग तो इस दुनिया से जा चुका था, मगर अब हंग्यांग का प्यार और उसकी ऑब्सेशन नफ़रत में बदल गई। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रही थी कि मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करूँगी। अब हमें रीइंकार्नेशन रेलम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फेयंग की सोल को एंशिएंट गोल्डन रूज प्रोटेक्ट कर रहे थे। गाइस, आपको लगा होगा कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होके भी दोबारा से रीइंकार्नेट क्यों होना चाहता? तो इसका जवाब है फेयंग की फाउंडेशन। उसकी फाउंडेशन इतनी सॉलिड नहीं थी कि वो हेवन को डिफाई करते हुए गॉडहुड को अचीव कर पाए। इसलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहता है ताकि शुरू से ही अपनी जर्नी में जो गलतियां उसने पहले की थीं उन्हें अवॉइड कर पाए। वेल, यहाँ पर हम एक शैडो डीमन को देख पाते जो कि उसकी सोल को कंज्यूम करना चाहता था, मगर ग्रेट डिवाइन एक्सपेंशन टेक्निक की वजह से गोल्डन रॉन्स का एक गोल्डन ड्रैगन फॉर्म हो गया और उसने 15 सालों तक फयांग की सोल को प्रोटेक्ट किया, और फाइनली 15 सालों बाद फयांग की सारी मेमोरीज वापस आ गई। उसने देखा कि वो ऑलरेडी एक बंदे की बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था जो कि ली फैमिली का यंग मास्टर है। फयांग 15 सालों तक अपनी मेमोरीज को अवेकन नहीं कर पाया और इसी वजह से उसे एक आलसी और लूजर माना जाता था। खैर, अब फयांग का नया जन्म हो चुका है और इसका नाम था ली यूनशा, इसलिए अब हम फयांग को यनश के नाम से ही एड्रेस करेंगे। विलियन शो फिलहाल क्लास में था और यहाँ पर उसने झपकियाँ ली, जिसके चलते उसकी टीचर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है कि बताइए जनाब, आज आप कौन से ख्यालों में खोए हुए थे? एक तो तुम मेरे क्लास में सोते रहते हो या फिर यहाँ वहाँ के ख्यालों में डूबे रहते। वेल, इस टीचर का नाम था लियो यनशंग। उसने तुरंत ही यूनशा से सवाल पूछा कि बताओ मिस्टिक वेपन्स को फोर्स करने की कितनी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यूनशा ने फटाफट से इसका जवाब दिया। वो कह रहा था कि टोटल 48 बेसिक फर्जिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। अब ये सुनते साथ ही सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उसे कहती है, यार प्लीज क्लास में थोड़ा सा कम सोया कर, और इतने में टीचर यूनशंग ने एक बंदे का मुंह बंद कर दिया। वो कहती है कि यूनशा का मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने एकदम सही जवाब दिया है। एंशिएंट फर्जिंग आर्ट्स में पहले 36 मेथड्स ही दिए गए थे, मगर 60 सालों पहले एक कॉन्करर मार्शल एपरर ने 12 सीक्रेट टेक्निक को उसमें और ऐड किया। वो एपरर एक जीनियस था, तो उसकी टेक्निक सिर्फ ट्रू जीनियस ही मास्टर कर सकते। इसीलिए जब मास्टर यांगडी ने ये किताब लिखी, उन्होंने उन 12 टेक्निक को इस बुक में ऐड ही नहीं किया, क्योंकि इन मेथड्स को आम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल 60 सालों पहले ये सारी टेक्निक फे यांग ने ही ईजाद की थी, और अब उसे यशा बनकर अपनी ही टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। यूनशा ने देखा कि ये बुक भी उसी के डिसाइपल यांग डी ने लिखा है, जो कि पास्ट लाइफ में उसका एक डायरेक्ट डिसाइपल था। सो गाइस, 15 सालों बाद फिर यांग की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, और रही बात उसकी पावर की, तो वो अब अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और तभी एक जलकोटा बंदा लनफिंग उससे कहने लगा कि तूने बस एक ही सवाल का सही जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू एक जीनियस है। उतने में ही टीचर यूनशंग ने यनशंग से एक और सवाल पूछा। ओके, बताओ मिस्टिक वेपन को फर्स्ट करते वक्त फर्नेस में सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड को ऐड क्यों किया जाता? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें मेरे क्लास में सोने की परमिशन दूंगी, या फिर तुम मेरी क्लास को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें 10 दिनों तक क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। उतने में ही टियानशी किंगडम की प्रिंसेस रूशु टीचर से कहने लगी कि ये तो काफ़ी सिंपल सवाल था, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि यशो इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए आप उसे पनिश करने का बहाना ढूंढ रही। उतने में हिलानफिंग यूनशा से कहने लगा कि अगर तुम्हें जवाब पता नहीं है तो चुपचाप से क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। तभी यूनशा कहता है कि क्या वाकई मिस्टिक वेपन्स को फोर्स करने के लिए सेलेस्टियल क्रिस्टल स्टैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि फर्नेस का टेम्परेचर एक समान रखने के लिए उस रेत का यूज़ किया जाता। तो यशु कह रहा था ना, सिर्फ कोई नौसिका ही क्रिस्टल सैंड का यूज़ करके फायर को कंट्रोल करेगा। असली फर्जिंग तो फ्लेम्स को मास्टर करने से हासिल होती है।
अगर तुम फायर को ही कंट्रोल करना सीख जाओ तो फिर इस क्रिस्टल सैंड पे डिपेंड रहने की क्या ज़रूरत है। यूनशांग के इस जवाब से दूसरे डिसाइपल थोड़े से कंफ्यूज थे। तब तक यूनशांग उससे एक और सवाल पूछती है कि बताओ, जब रेड रिफाइंड कॉपर और रेडियंट गोल्ड को एक साथ मिक्स करके फर्ज किया जाए तो क्रिस्टल सैंड फेल क्यों हो जाती? तो यूनशो इसका जवाब देते हुए बताने लगा कि रेड रिफाइंड कॉपर एक मेटल है जिसके अंदर फायर सील्ड रहती। वहीं पर सेलेस्टियल क्रिस्टल सैंड के अंदर वाटर अलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आग और पानी का एक साथ मिल जाना, और यही रीज़न है कि ये फर्जिंग फेल हो जाती। अगर सैंड के मॉइस्चर को पहले ही ड्राई आउट किया जाए तो फर्जिंग फेल नहीं होगी। दरअसल टीचर यूनशंग काफ़ी दिनों से इसी मसले का हल ढूंढ रही थी और आज उसे यूनशाओ ने सेशन बता दिया और टीचर तो इससे हैरान हो गई। तब तक यूननशा वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर यनशंग अपने ख्यालों में खोई हुई थी और फिर उसने देखा कि यूनशा तो क्लास छोड़कर चला गया। यनश को तो उसकी इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। तभी एक बंदा उसे बताने लगा कि टीचर आपने ही तो उसे बोला था कि अगर वो सही जवाब देगा तो उसे क्लास में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, और उतने में यनशंग की क्लास भी ख़त्म हो गई। सभी बंदे शॉक्ड थे कि यनशंग इतने सारे एक्यूरेट जवाब कैसे दे पाया। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही टीचर यूनशंग को पढ़ा रहा है। और तभी लानफिंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो कहता है कि यूनशो के तेवर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही रूशु भी उनके पीछे निकल पड़ी क्योंकि उसे यशों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब हमें अकेडमी में एक बहुत ही सुंदर स्टैचू दिखाया गया जो कि कॉन्करर एम्परर फे यांग का था, और इसे बनाया है उनके ही डिसाइपल यांगडी ने। अपनी पास्ट लाइफ का स्टैचू देखकर यनशों कह रहा था कि यांगडी मुझे अभी तक नहीं भूला। डिसाइपल हो तो ऐसा, मगर ये कॉन्करर एम्परर टाइटल अब पुराना हो चुका है। मैंने तो मार्शल एम्परर एल के पार जाना और उतने में उस पर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक हो गया जिसे यनश ने डश तो कर दिया, मगर इसमें यनशा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। वो कह रहा था यार ये बॉडी तो हद से ज़्यादा कमज़ोर है, और उतने में उसे बुली करने वाले बंदे वहाँ पे पहुँच गए। वो कह रहे थे कि शायद यंग मास्टर ली यनशाओ ने एल्केमी की स्टडी करना शुरू कर दी। हमें तो इसी बात से झटका लग गया कि तुम्हारे जैसा ब्लॉक मेरिडियन वाला क्रिपल भी एल्केमिस्ट बनने के ख्वाब देख रहा हो, जिस पे यशाऊ कहने लगा कि शायद तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं जो मेरे से पंगे लेने यहाँ चले आए। अब ये सुनकर लानफिंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया, मगर तभी प्रिंसेस रूशु वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी लानफिंग आपस में फ़ाइट करना अकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है, जिस पे लानफिंग कह रहा था कि प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो यशु के साथ बस एक फ्रेंडली बैटल करना चाहता। उतने में यंशु ने देखा कि इस बंदे के पास तो 5 कलर वॉइड स्टोन है। इस स्टोन से तो उसकी बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद मिल सकती थी। इसलिए ओलान फैंग से कहने लगा कि चलो मैं ये मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्यों ना इस मुकाबले को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा ये जेड पेंडेंट मेरा हो जाएगा। अब ये सुनते साथ ही लनफिंग उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये मेरे फैमिली का एयरलम है, इसे तो मैं बिल्कुल भी दांव पे नहीं लगा सकता। जिस पे यूनशाओ कहता है देख भाई मैं फ्री में फ़ाइट तो नहीं करूँगा, अगर तू ये पेंडेंट दांव पे नहीं लगाएगा तो जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और अगर तुमने बेवजह मुझ पे अटैक किया तो मैं तुम्हारी शिकायत सीधे हमारे हेडमास्टर के सामने करने वाला हूँ। अब ये सुनकर ये बंदा दिल ही दिल में सोच रहा था कि ली और लान फैमिलीज़ की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, इसीलिए मैं हेडमास्टर के सामने भी नहीं जा सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस वेस्टेज को हरा ही दूंगा। तो वो भी यूनशाओ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे रूशु यशाओं को बता रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बंदा 7 मेरिडियन रम पर है, ये तुम्हें आसानी से हरा सकता। तो यशाओं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और अब इनका मुकाबला शुरू हो गया। लानफिंग उससे कहता है कि अभी भी वक्त है मेरे सामने, घुटने टेको और मैं इस डुअल को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। जिस पे यशा कह रहा था कि यार तुम ना बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। अब ये सुनते साथ ही उस बंदे ने फटाफट से अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया। वो तुरंत ही यहाँ से वहाँ मूव होने लगा, जो देख लानफिंगी के चमचे खुश हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये तो हमारे बॉस के लान फैमिली के सिग्नेचर मूव है, अब तो यशा को ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। इधर यशा दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन तो वैनिश हो चुकी, मगर आँख ही तो वही है और मैं बड़ी आसानी से इसकी मूव को पढ़ सकता हूँ। ये बंदा 1 ओरिजिन रम के नीचे है, जिसके चलते इसकी तलवारबाजी में ढेर सारे फ्लॉज और ओपनिंग नज़र आ रही। खैर, मेरी इनविंसिबल बनने की जर्नी की शुरुआत मैं इसी को हराकर करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही यश ने बड़े इक्वल अंदाज में साइड में हटकर लानफिंगी के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इस एक ही फटके में वो बंदा ज़मीन पे पटक गया था, और वो चाहे कितनी ही स्ट्रगल क्यों ना करे ज़मीन से उड़ भी नहीं पाता। वहीं पर यूनशा ने तुरंत ही जाकर उससे पेंडेंट छीन लिया। वो कह रहा था कि अब ये ट्रेजर मेरा हो गया।
जिसके बाद हम टियानशी ब्रांच का हल्के में हॉल दिखाया जाता है। यूनशा यहाँ पर आ चुका था। वहाँ काम करने वाली बंदी तुरंत ही उसका वेलकम करने लगी। तो यशा उसे बताता है कि मैं यहाँ पर यांग डीडी से मिलने आया हूँ। अब ये नाम सुनकर वो बंदी थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। वो कह रही थी कि सीनियर यांगी यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। उन्होंने तो 15 साल पहले ही अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया। अब ये सुनकर यनश थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि 15 साल पहले ही वो अभी रिबॉर्न हुआ था। बस उसकी मेमोरीज को अवेकन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। यशा सोचता है कि पता नहीं यंगडी ने ऐसा क्यों किया होगा। मैंने तो उसे पहले ही बताया था कि टियानशु किंगडम से बाहर नहीं जाने का। इस बेवकूफ़ ने तो मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। सो अब वो अपने हर्ब्स की लिस्ट उस बंदे के हाथ में थमा देता है। वो कह रहा था कि ये सारे हर्ब्स मेरे लिए प्रिपेयर्ड कर दो। और उतने में जियारोंग नाम का फर्स्ट ईयर एल्केमिस्ट वहाँ पर पहुँच गया। उस बंदी से कह रहा था कि लुयाओ, मैं पिल रिफाइन करने जा रहा हूँ, तो जल्दी से मेरे लिए एल्केमी रूम को प्रिपेयर करो। जिस पे लुयाओ कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, बस एक बार मैं इस यंग मास्टर के हर्ब्स को प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो जियारोंग तुरंत ही उस लिस्ट को फेंक देता है। वो कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, सारे काम तुम बाद में भी कर सकती हो, जल्दी से मेरे लिए एल्केमी रूम को प्रिपेयर करो। अब जियारोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यूनशा उससे कहने लगा कि शायद तुम डार्क विंड स्टोन्स का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हो। अगर उस स्टोन का यूज़ करके एल्केमिस्ट बना जाता तो इस सिटी में सब के सब एल्केमिस्ट होते। वैसे मैं तुम्हारी शक्ल से ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे आईब्रोज में जो एक्यू पॉइंट है वहाँ पे तुम्हें शदीद दर्द महसूस होता होगा, मानो हज़ारों लाखों चींटियाँ तुम्हें काट रही हों। और देखो तो तुम्हारा हाथ भी अब धीरे धीरे करप्ट होता जा रहा। ऐसा लगता है कि तुमने डार्क विंड स्टोन का कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यूज़ किया है। ये सब सुनते साथ ही वो बंदा डर के मारे पीछे हट गया। वो यूनशा से कह रहा था कि तुम बेवजह की बकवास कर रहे हो, मगर वो दिल ही दिल में जानता था कि यूनशा ने कही हुई हर एक बात सच है। वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पेन में था। ऊपर से यश ने उसे ये भी बता दिया कि उसके पास बस 3 दिनों का वक्त है, क्योंकि उसके हाथ की विन का पॉइजन उसके हार्ट मेरिडियन तक पहुंचने में टाइम नहीं लगने वाला। मगर वो बंदा तो यश पर ही भड़क गया। उससे पूछता है कि बता तू है कौन। जो सुनकर यनश कहता है, अरे तुम तो बदतमीजी पे उतर आए। दरअसल मैं तुम्हें एंटीडोट के बारे में बताने वाला था, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि प्लीज़ बच्चे मेरी मदद कर। तो यशा उससे पूछता है कि बताओ मेरी हर्ब्स की लिस्ट कहाँ पर है। तो लुया फटाफट से उसे उठाने वाली थी, मगर यशा ने उसे मना किया। वो कह रहा था कि जिसने मेरी लिस्ट को फेंका था वही उसे पिक करेगा। जियांग को तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बार बार यूनशा से उसका नाम पूछने लगा, जिस पर यशाओ कह रहा था कि मुझे अपना नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने तो अपने एंटीडोट पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो एंटीडोट का फॉर्मूला मेरे दिमाग से निकल जाएगा, फिर तो 3 दिनों के बाद तुम्हारी मौत कन्फर्म है। अब जियारोंग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से मजबूर है, इसलिए उसने ना चाहते हुए उस हर्ब की लिस्ट को उठा लिया। तो यशा ने उसी लिस्ट पे अपनी नाक पोंछ दी और मास्टर जिया से कहने लगा कि इस पे मैंने जितने भी हर्ब्स लिखे थे वो सब के सब तुम्हें लाने पड़ेंगे, और वो भी एक एक नहीं बल्कि 10-10 आइटम्स। एक बार ये सारा मटेरियल तैयार हो जाए फिर तुम ललान अकेडमी में पहुंच जाना। मेरा नाम है ली यूनशा, मैं वहीं का डिसाइपल हूँ। और एक बात याद रखना, तुम्हारे पास बस 3 दिनों का वक्त है। अगर जीना चाहते हो तो पूरी शिद्दत के साथ मेरे हर्ब्स को प्रिपेयर करो, तभी जाकर मैं तुम्हें एंटीडोट दे पाऊंगा। इधर जिया तो यशाओ के इस एटीट्यूड को देखकर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि बस एक बार मैं क्योर हो जाऊं, मैं तो फिर इस कुत्ते की खाल ही उधेड़ दूंगा। और उतने में यूनशाओ कहने लगा कि यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग बस 5वें रैंकिंग वाले एल्केमिस्ट ही ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम को यूज़ कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? जिस पे लुया ने हाँ में जवाब दिया। वो यूनशाओ को बताने लगी कि दूसरे बंदे भी उस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइन में रुक के इंतज़ार करना होगा और साथ ही उस रूम को यूज़ करने की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। मगर हम हमेशा एल्केमिस्ट को प्रायोरिटी देते। अगर आप पेमेंट करो तो आपको अभी उस रूम में एंट्री मिलेगी। जिस पर यनशाओ कह रहा था कि पेमेंट की तो तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, वो मेरी सारी पेमेंट खुद ही करने वाले हैं। मास्टर जिया, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एटलीस्ट एंटीडोट के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मास्टर जिया भी फेक स्माइल करते हुए कहने लगा कि रेना, कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ जाके ट्रेनिंग करो और मैं पेमेंट का सब कुछ अरेंज कर लूँगा। मगर सच बात तो ये है कि जिया रोंग के खून में आग लगी। वो बस यनशाओ को मारना चाहता था। अब ये सीन यहीं पे कट होकर हमें ली फैमिली का हॉल दिखाया गया। दरअसल हमारा हीरो यनशाओ इसी फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर हम ली यांग नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि ली फैमिली का एक्टिंग हेड था। एक्टिंग हेड यानी कि ये बंदा बस टेम्पररी बेसिस पर इस पोजीशन को संभाल रहा था, और उतने में एक सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक होकर उसके सामने पहुंच गया। वो लियांग को बता रहा था कि मास्टर गजब हो गया,
आपने मुझे बताया था कि ललान अकेडमी पर कड़ी नज़र रखो, तो मैं वहाँ की एक सनसनी खबर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। दरअसल हमारी कमज़ोर और बुज़दिल यंग मास्टर ली यनशाओ ने लान फैमिली के लानफिंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया, और वो भी बस अपने एक ही पंच में। इतना ही नहीं, उसने तो लानफिंग के जेड पेंडेंट पर भी कब्जा कर लिया, जो कि लान फैमिली का एयरलूम था। इस बात को सुनकर लियांग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। उस बंदे से पूछ रहा था कि क्या तुम श्योर हो कि ये सब यशा ने किया है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ यनशव बस एक यूजलेस क्रिपल है। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन बचपन से ही ब्लॉक थी, तो वो ये कारनामा कर ही नहीं सकता। तो सर्वन कहता है, मास्टर प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए कि मैंने अपनी आंखों से उस बैटल को विटनेस किया है। यूनशा ने अपने एक ही पंच में उस बंदे की कल्टीवेशन को डैमेज कर दिया। जिस पे लियांग कह रहा था कि अरे वाह, ये तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है ली यूनशा, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। इधर लियांग के पास जो उसकी कैट थी, उसने अचानक से उसके हाथ पे काट दिया। लियांग गुस्से में कहने लगा कि इस बीस्ट को अभी भी अकल नहीं आई कि इसने अपने मास्टर के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और अब वो अपने एक स्नेक को रिलीज करते हुए उस कैट को वहीं पे मार देता है। इससे ये बात साबित होती है कि लियांग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस था। अब ये सीन यहीं पे कट होकर हमें ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम का नज़ारा दिखाया गया, जहाँ पे यूनशा कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। उसने देखा कि अदर वर्ल्डली डिमोनिक एनर्जी उसकी सोल में काफ़ी अंदर तक घुस चुकी है। वो कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसी टेक्निक ने अभी तक मेरी सोल को प्रोटेक्ट किया है। इतना ही नहीं, इसी डिवाइन एबिलिटी ने 15 सालों बाद मेरी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को रिस्टोर किया। मगर ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसकी तो एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुई, और इन मेरिडियंस के ब्लॉकेज की वजह से मैं वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला तो मुझे अपनी बॉडी को टेम्पर करने से शुरुआत करनी होगी। जितनी ज़्यादा मेरी बॉडी स्ट्रांग होगी, उतनी ही मेरिडियन के ओपन होने के चांसेस हैं। और अब यहाँ पे यूनशाओ ने अपने ऊपर ग्रेविटी फोर्स को रिलीज करवाना शुरू कर दिया। ये ट्रिपल ग्रेविटी फोर्स था। आमतौर पे इसी ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करके लोग अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहते, और यनशाओ के पास तो ढेर सारी डिवाइन स्किल्स का नॉलेज था, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से इस ग्रेविटी की पावर का इस्तेमाल करने लगा। मगर उसकी बॉडी इतनी कमज़ोर है कि वो थोड़ी देर में ग्रेविटी फोर्स से साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि ये सबसे फियर्सेस्ट बॉडी टपरिंग मानी जाती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी बस कुछ ही सेकंड के अंदर शटर हो जाएगी। इस दुनिया के लोगों का मानना है कि 10 मार्शल एपरर्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। हेवन के अंडर उनके जितना भयानक और कोई नहीं। उन 10 एपरर्स ने अपनी एरा में पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित किया था। उन्हीं में से एक एपरर बाटियान ने इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को टपर किया था। इस मेथड ने उसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया कि ऐसा कहा जाता है कि वो अपने एक ही फिसक में सितारों को भी क्रश कर सकता। और मेरी बॉडी तो 3 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हैंडल नहीं कर पा रही ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं रिनकार्नेट ही इसलिए हुआ था ताकि अपने फाउंडेशन को और भी ज़्यादा सॉलिड बना सकूं। और फिर इस बार इंशा ने एक बार फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स को रिलीज़ करवा दिया, मगर उसने ग्रेविटी की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया था। इस बार वो 10 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा सॉलिड था कि उसने यूनशा को कुछ ही पलों के अंदर साइड में फेंक दिया। साथ ही यशा भी फील करता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। मगर यनश अपनी बॉडी पर नहीं, बल्कि अपनी विल पावर पर यकीन करता है, जो कि अभी भी बरकरार थी। वो कहने लगा कि अगर एपरर बाटियान ये कर सकता था, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही यनश दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तैयार हो गया। और अब हम ट्रेनिंग रूम के बाहर कई सारे डिसाइपल्स को देख पाते हैं। ये सब के सब ग्रेविटी रूम में जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि ग्रेविटी रूम में जाने के बाद ही इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बन सकती। यहाँ पर हम लनफिंग के चमचों को भी देख पाते हैं। वो कहता है कि पता नहीं इस बार ग्रेविटी रूम को कौन से मास्टर ने बुक किया। 12 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। इन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि यनशा उस रूम में प्रैक्टिस कर रहा है, और उतने में वहाँ पे ललान अकेडमी की एक और डिसाइपल में पहुँच गई। मैंग को देखते साथ ही एक बंदा तुरंत ही उसे अपना स्पॉट देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मैंग उसे बड़ी ही पोलाइटली मना कर देती है, मगर वो बंदा तो जिद पे अड़ गया। उसे कहता है कि तुम तो मेरी जूनियर हो, तुम्हें इसे इंतज़ार करता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और उतने में ही ग्रेविटी रूम का टोकन अपने आप ग्लो करने लगा, जो देख के ये लोग कहते हैं कि चलो फाइनली वो बंदा बाहर आएगा, अब हम भी ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उतने में वहाँ पर एक और डिसाइपल पहुँच गया। वो बता रहा था कि शायद तुम लोग 12 घंटों से इस रूम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर ये रूम तो 3 दिनों से लॉक है। अब ये बात तो कुछ बंदों को पसंद नहीं आई थी। वो कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रेविटी रूम बस 2 घंटों के लिए हम यूज कर सकते। तो फिर इस पर्सन ने 3 दिनों तक इस कमरे का इस्तेमाल कैसे किया? ये तो रूल्स के खिलाफ है।
उतने में ही एक दूसरा बंदा बताने लगा कि सिर्फ एल्केमिस्ट का मास्टर ही इतने दिनों तक इस कमरे को रेंट पे ले सकता। ऐसे लोगों के पास सुप्रीम रोन की पावर होती तो ये लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को फुल फ्लैज इस्तेमाल कर सकते। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमें भी उस कमरे में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। चलो अब जल्दी से हमारे सुप्रीम एल्केमिस्ट का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि हम डिसाइपल्स में तमीज़ की कमी है। तो ये सभी लोग फटाफट से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं ताकि ये लोग सुप्रीम मास्टर का स्वागत कर सके। अब उस बंदे को दूर से देखकर इन सभी ने अपने सिर झुका दिए, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि अरे ये तो कोई ग्रेट मास्टर नहीं बल्कि यून शाओ है। मंग तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होकर तुरंत ही यून शाओ के पास पहुंच गई। वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी पर कई सारी चोटें हैं, तुम ठीक तो हो ना? यनशाओ को याद आता है कि मैंने अपनी मेमोरीज को अवेकन करने से पहले एक बार इस बंदी की जान बचाई थी और शायद इसी वजह से ये ग्रेटफुल है। साथ ही यूनशा ये भी समझ गया था कि मेंग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती और यही बातें कि दूसरे आशिक को पसंद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में जाके यूनशा से पूछने लगा कि बताओ तुमने ग्रेविटी रूम में एंटर क्यों किया? तुम तो कोई सुप्रीम एल्केमिस्ट भी नहीं हो, तो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम 3 दिनों तक ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल करो? जिसपे यूनशाओ कहता है कि ये तो मेरा कंसर्न है, तुम इसमें अपनी नाक मत घुसाओ। वहीं पे यूनशा भी उस बंदे अपने कोई रीजंस होंगे, मगर वो बंदा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है कि यूनशा तूने ज़रूर से अपनी नोबल फैमिली के टाइटल का इस्तेमाल करके इस रूम को बुक किया होगा। जब तक कि तू मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं तब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। साथ ही वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल यूनशा पर ही सवाल उठाने लगा कि बता तूने 3 दिनों तक ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल क्यों किया? वो लोग कहते हैं कि तूने मार्शल रूम के रूल्स को ब्रेक किया है। बेचारी में तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई क्योंकि ये सभी लोग यूनशा के खिलाफ हो गए थे। तभी यूनशा उस बंदे से कहता है कि बताओ अब इस मसले को सॉर्ट आउट कैसे करना है, क्योंकि मैं तो तुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। जिस पे वो बंदा कहने लगा कि तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी होगी, तभी जाके हम तुझे यहाँ से बाहर जाने देंगे। दरअसल वो बंदा चाहता था कि यूनशा सबके सामने जलील हो जाए और फिर मैंग भी यशा में जो उसकी दिलचस्पी है उसे पूरी तरह से लूज़ कर देगी। तभी यूनशा उससे कहता है माफ़ करना दोस्त, लेकिन मेरे घुटनों में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो किसी के सामने नील डाउन नहीं होते। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रहा था कोई बात नहीं यूनश, मैं अभी तुझे घुटनों पे लाने में मदद करूंगा। यूनशा कहता है अरे वाह, तुम तो टाइगर टेमिंग फिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे तो ये काफ़ी अमेजिंग टेक्निक है, लेकिन तेरे जैसा लूज़र इसे सही से यूज़ नहीं कर पाएगा। मगर उस बंदे को पूरा भरोसा था कि वो अपने एक ही फीस्ट में यूनश को सीधे हेल में पहुंचा सकता है। वो कह रहा था यूनशा, मेरा पंच माउंटेन को भी शेक कर सकता। आज मैं तेरी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन को ब्रेक करने वाला हूँ। तेरी मेरिडियंस तो पहले ही ब्लॉक थी और आज वो पूरी तरह से शटर हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही वो यशाओ की तरफ रवाना हो गया। तब तक यूनशाओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और ये देखकर ही उस बंदे को ऐसा फील होने लगा कि वो सीधे अपनी मौत को फेस करने जा रहा है। और अब जैसे ही उसने यूनशा पे छलांग लगाई, वो बड़े ही कूल अंदाज में साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि क्यों ना आज तू मेरे सामने ही नील डाउन कर, और इतना कहते साथ ही उसने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे जाके उस बंदे पर अपनी एक जोरदार लात चढ़ दी, जिससे वो बंदा तुरंत ही यनशाओ के सामने घुटनों पे आ गया। वो कह रहा था ना, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ओरिजिनल उनका कल्टिवेटर हूँ। तेरे जैसा मामूली कचरे का डिब्बा मुझ पे डोमिनेट नहीं कर सकता। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि यूनशाओ, इस जलीलियत को याद रखूंगा। और उतने में यूनशा ने बस उसे एक लुक दिया। उसकी आंखों को देखते साथ ही वो बंदा और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से यूनशा से इतना डर क्यों लगा। और अब यशामे को गुड बाय बोलकर वहां से निकल पड़ा। इधर मिंग दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि यनश अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। ऐसा लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी एक ट्रू वॉरियर है, बस कोई इसे पहचान नहीं पाया। और अब ये लोग ग्रेविटी रूम में पहुंच गए। वो कमरा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जो देखकर ही ये सभी डिसाइपल पैनिक हो गए। वो कहने लगे कि पता नहीं उस मॉन्स्टर यूनशा ने इस कमरे में 3 दिनों तक क्या किया। यूनशा तो बस एक लूजर था, फिर वो अचानक से इतना मिस्टीरियस कैसे बन गया। अब अगले दिन यशा अपने एकेडमी में पहुंच जाता है, जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। रोशू से बताती है कि उस दिन तुमने लानफेंगी को बुरी तरह से घायल किया और इसी वजह से आज उसका बड़ा भाई शियानजेंगी तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा है। वो बंदा तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता। जिसपे यूनशाओ कहता है कि पहला छोटा भाई आया और अब उसका बदला लेने के लिए बड़ा भाई भी पहुंच चुका है। ये तो वही सेम घिसा-पिटा पैटर्न है जिसे मैंने अपने पास्ट लाइफ में भी विटनेस किया था। तो रूशु को बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस श्वजंग से निपट लूंगा। और उतने में लानफिंग का बड़ा भाई यनश के सामने पहुंच गया। यूनशा उससे कह रहा था कि शायद तुम्हारे लान फैमिली को हार बर्दाश्त नहीं होती,
इसलिए तो तुम अपने छोटे भाई का बदला लेने पहुंच गए। साथ ही यहाँ पर यनश ने इस बंदे की कल्टीवेशन को भी पहचान लिया था। वेल, ये बंदा ओरिजिन रम की पिक पर पहुंच चुका है और तभी शंजिंग उसे बताने लगा कि मैं लानफिंग की खातिर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके और इसी वजह से मैं तुम्हें एक फेयर बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता। अगर तुम लानफिंग को मार भी देते तो भी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं। मगर अब उस बेवकूफ़ लानफिंग की वजह से हमारे लान फैमिली की इज्जत दांव पे लग गई। अगर मैंने तुम्हें फेस नहीं किया तो लोग हमारी लान फैमिली को कमज़ोर समझ बैठेंगे और ये मैं नहीं चाहता। तो हाँ, मैं लान फैमिली के प्रेस्टीज की खातिर यहाँ आया हूँ। ये रहा मेरा डुअल का कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहता